मेरे प्रिय दर्शक, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हमें अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विशेष बातों को लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जन्म कुंडली मिलान से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं, कुछ बात करेंगे। हुआ यूँ कि आज एक सज्जन हमारे समक्ष कुंडली मिलान के लिए आए थे। पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आते ही उन्होंने ये प्रश्न किया कि हमारी कन्या, हमारी गुड़िया जो है, इसका गण राक्षस है। तो कुंडली अच्छी मिल जाती है, लेकिन वर पक्ष के लोग विवाह नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए इसकी हकीकत क्या है। तो मुझे भी ये लगा कि नीम हकीम खतरे में जान वाली बात है। एक तो आजकल हर गली में ज्योतिषी पैदा हो गए हैं, जिसे लग्न चक्र देखना आ गया है। अंश, डिग्री, नवमांश, द्वादशांश और D9 D10 से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल भाव चक्र देखना आ गया कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस ग्रह की परिधि में आता है, उनके बीच में अंशों का अंतर कितना है। मित्रों, ये जो ज्योतिष है ये टोटल डिपेंड है एस्ट्रोनॉमी पर। उसमें ग्रहों का जो फल है, जो ग्रहों का नेचर है, उनका जो कारकत्व है, उसके हिसाब से हम उसकी गणना करते हैं। बहुत ही कठिन विषय है, ये ब्रह्म विद्या है। और शास्त्रों में जैसा कि लिखा है कि ज्योतिष उन्हीं लोगों को पढ़ना चाहिए। ज्योतिष ज्ञान के वही लोग हकदार हैं जिनका मन मस्तिष्क ठीक हो, मिथ्या कम बोलते हों, और विद्या को इस तरह से इसका व्यवसायीकरण ना करें। व्यवसायीकरण करें, चूँकि आर्थिक युग है, व्यवसायीकरण नहीं करेंगे तो काम कैसे उनका चलेगा। इस तरह से व्यवसायीकरण ना करें कि विद्या की दुर्गति हो जाए। तो चूँकि वो सज्जन हमारे पास आए थे, नाम लेना तो ठीक नहीं है, उन्होंने ये बताया कि हमारी बिटिया का जो गण है वो राक्षस है और इसका विवाह नहीं होता है। और एक बार की भी उन्होंने कुंडली दी और ये कहा कि आप इन दोनों का मिलान करके और मुझे आप बताइए कि आखिरकार कारण क्या है। हमने जन्मांक को देखा तो देखा उनकी जो कन्या थी वो विशाखा नक्षत्र की थी। विशाखा नक्षत्र का जो नेचर है उसे वो राक्षस, उसका गण जो है वो राक्षस में ही आता है। और जबकि वर देव नक्षत्र का था, तो अच्छे गुण मिलने के बाद भी 26 और 28 गुण मिलने के बाद भी इस कन्या का विवाह वर पक्ष ने मना कर दिया। मित्रों, आज हम जन्म कुंडली मिलान की बात करते हैं। हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने मिलान के सारे पॉइंट्स, और हमने ये उदाहरण ये लिया था कि 36 गुण ही इसको क्यों कहते हैं, 36 का ही आंकड़ा हमने क्यों लिया है, ये हमने पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण इसका दिया था। आज इसके संदर्भ में कुछ हल्की सी मोटी मोटी बात कर लेते हैं। देखिए, ये 8 पॉइंट इसमें लिए जाते हैं। इसे अष्टकूट बोलते हैं। कूट माने रचना होती है, अष्टकूट माने 8 प्रकार से हम वर पक्ष और कन्या पक्ष, वर की और कन्या की कुंडली का मिलान करते हैं, उनके ग्रहों का तालमेल बैठाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 पर वर्ण लिखा जाता है, और वर्ण से हम देखते क्या है, जाति कर्म देखते हैं। वर्ण में वैश्य भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, शूद्र भी आता है, तो इसे जाति कर्म भी हम देखते हैं। तो इसे 1 पॉइंट दिया गया है। 2 नंबर पर हमारा वश्य आता है। 2 नंबर पर हमारा वश्य आता है। वश्य का सीधा सीधा अगर हिंदी में हम उच्चारण ले लें तो वश्य माने वशीभूत होना, एक दूसरे के बस में रहना। तो ये चूंकि ग्रहों का जो नेचर है ये पशुओं के हिसाब से इनको रखा गया है। तो ये देख लेते हैं कि कौन किसके बस में है, कि वर और कन्या, कन्या और वर, इन दोनों में वशीकरण वश को देख लेते हैं, कौन किसकी ज़्यादा बात को मानेगा। तो इसको हमने 2 पॉइंट दिए हुए हैं, शास्त्रों ने 2 पॉइंट दिए हुए। अब तीसरे नंबर पर आता है तारा। तारा से भाग्योदय देखा जाता है कि वर और कन्या माने पुत्र और पुत्री जिनका विवाह हम करने जा रहे हैं, इनका भाग्य कितने प्रतिशत काम कर रहा है। इनमें ताराओं में, तारा माने नक्षत्र होते हैं, इनमें मिलान में क्या आने वाला है, उनका भाग्य कितने प्रतिशत तक साथ देगा। इसे 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब चौथे नंबर पर आता है योनि। योनि में भी लोग बात मतलब
समस्या खड़ी कर देते हैं, वो वानर योनि है और वो जलचर है, इस तरीके से। तो इसको हमने 4 नंबर दिए हैं। इससे हम क्या देखते हैं, से यौन विचार देखते हैं। अब इसके बाद में नंबर आता मैत्री। मैत्री का बड़ा प्रचलन है। जब लोग जन्म कुंडली मिलान करते कुछ भी ना मिले तो कहते हैं कि मैत्री मिल रही है। ठीक भाई, मैत्री तो मिल गई, मित्रता तो है आपस में। तो इसको हमने कितने पॉइंट दिए हैं, ये 5वें नंबर पर आता है, इसे हमने 5 पॉइंट दिए हैं। मैत्री से हम क्या देखते हैं, आपसी संबंध देखते हैं। मित्रता का मतलब ये है कि आपसी तालमेल बैठेगा। वो दोनों वर और कन्या जब वैवाहिक जीवन बंधन में बंधेंगे तो उनके बीच में आपसी संबंध कैसे रहेंगे, मित्रता कैसी रहेगी, वो एक दूसरे की बात को मानेंगे, पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा अथवा नहीं चलेगा, ये मैत्री से हम देखते हैं। अब इसके बाद में नंबर आता गण, जिसकी बात हो रही है। वो जो सज्जन आए थे उनकी कन्या का जो गण है और राक्षस था, क्योंकि विशाखा नक्षत्र में जन्म था उसका। तो राक्षस नक्षत्र को देख करके वर पक्ष वाले लोग विवाह को मना किए दे रहे, क्योंकि वर पक्ष के जो आचार्य होंगे उन्हें इसका अर्थ नहीं मालूम होगा। देखिए, कथा सत्यनारायण की कथा और कर्मकांड करने वाले ने अगर ज्योतिष को, एस्ट्रोनॉमी और ग्रहों को कायदे से नहीं पढ़ा है तो वही अभी हमने कहावत पढ़ी थी, नीम हकीम खतरे में जान, है ना, कि अधकुचला ज्ञान बड़ा खराब। अधकुचला ज्ञान करता क्या, उस शास्त्र की ऐसी तैसी कर देता है, उस शास्त्र को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए साथ में महर्षि पाराशर ने अपने प्रथम प्रश्न में ही लिखा है कि जिन लोगों का नेचर अच्छा हो, मिथ्या कम बोलते हों और परिश्रमी हों और विद्या का दुरुपयोग न करें, उन्हें ही ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेना चाहिए। तो गण से हम क्या देखते हैं, सामाजिकता देखते हैं। वर और कन्या में अगर गण, उनके जो आपस में गणों में अगर मित्रता मिल रही है तो इसे हमने 6 नंबर दिए हैं। अब इसके बाद नंबर आता भकूट। भा माने होता है राशि और भकूट माने ग्रहों के आसपास जो हमारा तारा मंडल है जिसे हम राशि बोलते हैं। तो भकूट इसे हमने 7 नंबर दिए हैं। 7वें नंबर पर आता है गिनती में। इसे जीवन शैली हम देखते हैं। अब 8वें नंबर पर आता है नाड़ी। नाड़ी और मैत्री ये दोनों ज़्यादातर जब पुत्र और पुत्री की कुंडली लेकर के लोग आते हैं 2 ही प्रश्न करते हैं कि पंडित जी आप नाड़ी देख लो और मैत्री देख लो। हमने कहा नाड़ी भी ठीक है, मैत्री भी ठीक है। पहले तो बस ठीक है, विवाह हम कर दे। हमने कहा लेकिन कन्या वर की आयु कम है, अल्पायु है, या आप अपने पुत्र के लिए कन्या का विवाह आप करना चाह रहे हैं तो संतान योग नहीं, विवाह करेंगे आप? कहते नहीं करेंगे। तो हमने कहा ये क्यों आप केवल बोल रहे हैं कि आप नाड़ी देख लीजिए और ग्रह मैत्री देख लीजिए, हो जाएगा। नाड़ी से हम स्वास्थ्य संबंध देखते हैं और संतान देखते हैं। नियम ये है। अच्छा, नाड़ी के बारे में हम एक अलग से हमने अपना एक वीडियो बनाया है। आप हमारे इस चैनल के सबसे पीछे जाएंगे तो आप देख लेंगे नाड़ी क्या है, नाड़ी का संबंध क्या है। नाड़ी के बारे में आचार देखते जरूर, लेकिन नाड़ी के बारे में पता नहीं कि नाड़ी क्या। दरअसल 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, स्वाति, मघा से रेवती तक 27 हैं। तो 9 नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन 3 जगह किया गया है। प्रथम 9 नक्षत्रों को बोलते हैं बात नाड़ी माने आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी माने पित्त नाड़ी और अंत नाड़ी कफ नाड़ी। तो अगर इन 9 नक्षत्रों में पुत्र या पुत्री का जन्म है तो बात हो गई, दूसरे वाले में है तो पित्त हो गई, तीसरे वाले में है कफ हो गई। तो नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। माने कहने का अभिप्राय ये है कि वर और कन्या का की जो शक्ति है, शारीरिक क्षमता है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य में डिफरेंट अंतर होना चाहिए। इससे संतान पर और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है कि जो सज्जन जलमांग मिलाने के लिए आए थे उनकी कन्या राक्षस गण की है। जलमांग अच्छी मिली है। 36 में से अगर 6 हम घटा देते हैं तो 30 गुण मिले हैं। मित्रों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कुंडली का जो मिलान होता है वो चंद्रमा पर टोटल आधारित है
और चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा मन सो जाता क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से है। तो इस वजह से हम चंद्रमा से कुंडली का मिलान करते हैं। आप मैं एक बात बताओ कि खाली गण माने चंद्रमा से जो डिपेंड है केवल एक ग्रह की वजह से, जो हमारे 8 ग्रह और हैं 9 ग्रहों में, अगर वो ग्रह अच्छे हैं तो क्या विवाह नहीं करेंगे आप? कौन समझाए आचार्यों को? अगर कन्या राक्षस गण की है तो अगर लग्न पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, लग्न से अगर अच्छी पोजीशन में है, उस पर जो हमारे अच्छे ग्रह हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, इत्यादि ग्रहों का अगर दृष्टि संबंध उनसे बन रहा है तो उस कन्या का जो स्वभाव होगा वो राक्षस प्रवृत्ति की नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो आचार्यों को ये चाहिए जन्म कुंडली मिलान करते समय केवल ये न जो है कह दें कि वो उसकी सर्प योनि है, विवाह नहीं करेंगे, या उसकी वानर योनि है, विवाह नहीं करेंगे, या उसका गण जो है राक्षस गण है, विवाह नहीं करेंगे। लानत है आप पर। आप ज्योतिष में भ्रांति मत फैलाइए। हमने इस चैनल की शुरुआत है केवल इसलिए की है कि ये भ्रांति मत फैलाइए। आप ये देखिए कि लग्न पर स्वभाव, चूंकि गण का सीधा संबंध स्वभाव से होता है, और स्वभाव में आप ये देखिए चंद्रमा से जो गण की स्थिति तय हो रही है, बाकी और ग्रह हमारे शुक्र हैं, आपका गुरु है, इत्यादि ये जो ग्रह हैं इनकी दृष्टि बन रही है या दृष्टि युक्त संबंध बन रहा है, तो तब ये निराकरण करना चाहिए। एक बात और जो बता देता हूँ, हमने प्रायः लोगों को देखा है कि विवाह में तो खर्चा करेंगे 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक के लोग शादी करते हैं। जन्म कुंडली मिलान के लिए वो कैफे चले जाते हैं, 20 रुपया देते हैं और जन्म कुंडली मिलान का चार्ट ले आते हैं, कहले मिल गया 28 गुण मिल गए, विवाह कर दिया। गुण मिलने के बाद भी तलाक हो गया। जवाब दीजिए अब मुझे क्यों हो गया? ये इसका जवाब नहीं आचार्यों के पास, क्योंकि उनका तो काम केवल सत्यनारायण की कथा पढ़ना है। उन्हें क्या मतलब, उन्होंने कहा 28 गुण मिले, बात कर। अरे श्रीमान जी, तलाक क्यों हो गया? तलाक के पीछे कारण है उसका। अगर 7वें स्थान में सेपरेटर ग्रह शनि राहु जैसे पापी ग्रह है तो संबंध बाकी सारी चीजें मिलेगी। या वरीय कन्या वाली चरित्र में गड़बड़ी है तो तलाक होगा, शारीरिक क्षमता नहीं है तो तलाक होगा, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है तो तलाक होगा, वर या कन्या दोनों में से कोई एक बीमार रहता है तो तलाक होगा। अगर कन्या की फैमिली का नेचर नहीं सही है, स्वभाव नहीं सही है, उनका चौथा स्थान नहीं सही है तो तलाक होगा। इसलिए मिलान करते समय आचार्यों को ये सख्त हमारी सलाह है कि सर्वप्रथम अगर पिता है पुत्र का, अगर कोई अपनी पुत्र के लिए कन्या की जन्मांग लेकर के मिलान के लिए आए, सबसे पहले उसकी आयु देखनी चाहिए, इसके बाद में संतान भाव देखना चाहिए, इसके बाद में लग्न पर ग्रहों का प्रभाव देखना चाहिए, तब जन्म कुंडली का मिलान करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अल्पायु है, 28 गुण मिल रहे हैं, विवाह बहुत बढ़िया, क्यों कैफे से मिलवा करके लाए हैं। 20 लाख रुपया खर्च करेंगे लेकिन किसी आचार्य को 500 रुपया जो नहीं देंगे, है ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो आचार्य हैं वो ये कंडीशन है उनकी कि कथा भागवत वो एक लग्न चक्र उन्होंने ले लिया, ट्रेन में कह लगा कि पंडित जी हमारी कुंडली के बारे में आप जो है बता दीजिए क्या है। अरे ऐसे कहीं जन्मांग देखी जाती है? तो ज्योतिष की धज्जियाँ श्रीमान जी, आचार्यों से हमारा निवेदन है कि आप ये ना करें। और आज मैंने आपको ये बताया, आज जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि अगर आपका पुत्र या पुत्री राक्षस गण की है तो चिंता वाली बात नहीं, विवाह करने योग्य है। जरूरी नहीं है कि राक्षस गण के, जैसे ये जो श्रीमान जी हमारे पास आए थे, इनके विशाखा नक्षत्र में उनकी गुड़िया थी, लेकिन लग्न पर बहुत ही अच्छे ग्रहों का प्रभाव था, तो लिहाजा हमने ये अलाउ किया। और हमने उनके आचार्यों से भी बात करी। हमने कहा आचार्य जी, केवल मिलान
का जो आंकड़ा है, इसके अलावा भी तो और कुछ देख लीजिए आप। तो खैर उन्हें बात हमारी समझ में आ गई और वो विवाह के लिए तैयार हो गए। तो मित्रों, आज हमने ये सोचा कि आपको इस तरीके से जो बता देता हूँ, ये एक विशेष बात है। इसी के संदर्भ में आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए थे। और मिलान में अगर आप कहेंगे तो नाड़ी का एक वीडियो और जो बना देंगे। राशिफल में तो करोड़पति तो हर आदमी आपको रोज बना रहा है कि शनि का हुआ परिवर्तन, ये 4 राशियां होंगी अरबपति। तो अरबपति तो आप रोज बनते हैं। खास तौर से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, वो इस पॉइंट को देखें और हमारे चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को करोड़पति बनना, वो हमारे चैनल को कतई सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि हम करोड़पति नहीं बना पाते हैं। हमने यहाँ केवल इस चैनल की शुरुआत की है कि ज्योतिष की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, इनको दूर करें और आप तक इस विद्या का प्रचार प्रसार हो। क्योंकि ये हमारी विद्या ये प्राचीन है, इसे ब्रह्म विद्या का नाम दिया गया। ये ब्रह्मा जी की देन है और ब्रह्मा जी के अलावा कोई भी परिपूर्ण नहीं है। मित्रों, इसके साथ में आपसे पुनः आग्रह है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपसे आगे पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।